दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। बुधवार के दिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जन्मदिन एक हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया। और इस मौके पर कल्याण सिंह का याद आना, जो अभी राजनीतिक माहौल बना हुआ है, तो उनकी अचानक याद आना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है स्वाभाविक ही है, क्योंकि पिछड़ों के दलितों के बीच में एक सशंकित स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सशंकित स्थिति बन गई है। पहले तो मोदी के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर पूरे देश में पिछड़ों की लामबंदी हुई थी, लेकिन अब जिस ढंग से उनका पिछड़ों के कुछ नाखुश करने वाले जो काम किए और जिसमें पूरी सहभागिता रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उससे अब उनका जो है उनको ये संदेह उनके मन में, पिछड़ों के मन में उत्पन्न हो गया है कि वास्तव में वो पिछड़े हैं या तकनीकी रूप से पिछड़ों को झांसा देने के लिए वो पिछड़े बन गए। तो इस ढंग का ये विपक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा था इस मामले में, लेकिन अब के हाल के घटनाक्रम से ये आरोप कुछ ज़्यादा जो है प्रमाणिक जैसे बन गए पिछड़ों के लिए। तो अब उसके बाद में उन्होंने जब लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम चखा, जितना अपेक्षित पिछड़ों का समर्थन था उतना अपेक्षित समर्थन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश छोड़ के बहुत कम जगह पर जुटा सकी, और इसलिए उसको अपनी दम पे पूर्ण बहुमत की स्थिति को खोना पड़ा। और आज इसके बाद में भी जो मोदी जी जो कर रहे थे, तो वो शंका को और ज़्यादा गहराने वाली बात ही थी। जैसे उन्होंने पहले लेटरल एंट्री का विज्ञापन बिना आरक्षण का प्रावधान किए जारी करवा दिया, और उसके बाद में जब जो है उन्होंने देखा कि सहयोगी दल तक उनसे नाराज़ हो रहे, तो उन्होंने उसको वापस लेके और जितेंद्र सिंह के माध्यम से, जो केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री हैं, घोषणा कराई कि वो तो सामाजिक न्याय के लिए मोदी जी तो बड़े प्रतिबद्ध हैं, और वो जो इसलिए उन्होंने इसको वापस करवाया है। और अब एक नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा जिसमें आरक्षण व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, ऐसा किया गया। लेकिन अगर इतनी ही उनको सामाजिक न्याय की चिंता थी तो उन्होंने पहले ही ऐसा विज्ञापन न निकला होता। और अभी भी आप जो है उनकी भी प्रतिभा और क्षमताओं पर विश्वास कर पा रही होती पिछड़ों में, तो फिर आपको अपने जो आपका केंद्रीय सचिवालय है, जिसमें राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि 90 में से केवल 3 सचिव पिछड़े वर्ग से, और वो भी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं है, तो वो महत्वपूर्ण उनको अवसर देते। जब भी अवसर दिया गया है पिछड़ों को, तो उन्होंने अपना एक हुनर दिखाया है। बहरहाल तो अब उसमें एक तो ये जो कल्याण सिंह की जयंती के समय उल्लेखनीय घटना एक तो ये हुई कि फिर एक बार केशव मौर्य ने उनकी तारीफ की। पहले तो उन्होंने वहाँ जो है मझगवा में मिर्ज़ापुर में जो है उन्होंने एक कार्यक्रम में मोदी जी की बड़ी तारीफ की थी, और इसके बाद में अभी यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए काम किया बाबूजी यानी कल्याण सिंह ने, उसी दृढ़ता के साथ में हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। अब ये उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ केशव मौर्य का, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि संघ ने केशव मौर्य को समझाइश दी है कि नहीं, दोनों के बीच में जो ये खुली लड़ाई चल रही है इसका नतीजा ठीक नहीं है, और इसका नतीजा ठीक नहीं हो रहा है। तो इसमें आप जो है थोड़ा संयम बरतें, और केंद्रीय नेतृत्व को भी सद्बुद्धि आई है। उसने भी जो अपनी कुटिल चालों का परित्याग करने में ही खैर समझी, क्योंकि वो देख रही है कि योगी को गिराने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गिरती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होती हैं, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का वजूद खतरे में पड़ गया, तो फिर उनका केंद्रीय नेतृत्व का भी, पार्टी के, उसका भी वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो उसको ये सद्बुद्धि आ गई, और शायद उसने भी केशव मौर्य से कहा है कि नहीं, अब आप तालमेल कर चलिए आप, और इस बात की चिंता मत कीजिए, आपकी भविष्य का ख्याल संघ भी कर रहा है और आपका पार्टी भी कर रहा है, लेकिन आप एक अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करें। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो हसरतें सजोए हुए हैं वो योगी जी को दरकिनार करके ही पूरी हों। हो सकता है कि आगे चल के ये स्थिति बने कि योगी
प्रमोट होकर केंद्र में पहुंच जाए कि शीर्ष पद पे, और तो फिर आपके लिए ये उत्तर प्रदेश खाली रहेगा। लेकिन अभी बात बिगड़ जाएगी तो ना योगी जी के हित में होगा और ना आपका सपना पूरा होगा। तो ये लगता तो यही कि जो ये बात केशव मौर्य को समझ में आ गई। बहरहाल जो भी हुआ हो, चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सुखद है और प्रदेश सरकार के लिए भी सुखद है। इससे प्रदेश सरकार की अनिश्चितता से उभर के और अब जो है बेहतर ढंग से योगी जी काम कर सकेंगे। तो अब ये कल्याण सिंह के मैं ये बता रहा था कि कल्याण सिंह पर का यशोगान करते हुए योगी जी ने जो बात कही, तो अब योगी जी एक धार्मिक पीठाधीश्वर हैं, उनसे ये नहीं की जा सकती कि वो आम राजनीतिज्ञों की तरह और एक तरह से वो एक पाखंडपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल करें, अवसरवादी शब्दावली का इस्तेमाल करें। लेकिन अब एक तरफ तो वो इस बात के लिए गाना गा रहे थे और ये उदाहरण बता रहे थे कि ये उनकी कुर्सी पर भी संकट आ गया कल्याण सिंह की पर, लेकिन उन्होंने वो जो है हिंदू हितों के साथ, जो अयोध्या का जो मामला था वो हिंदू हितों के साथ, हिंदू स्वाभिमान के साथ कोई समझौता करना गवारा नहीं किया। उन पर दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है वो ये नहीं किया कि वो उनको जो है उन्होंने कुर्सी गंवाने की फिक्र नहीं की, लेकिन कारसेवकों पर गोली चलाना मंजूर नहीं किया, भले ही उनकी कुर्सी गंवाने की नौबत आ रही थी। तो कल्याण सिंह इस ढंग से वो उनका एक हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जो काम किया, हिंदुओं के गौरव के लिए जो उन्होंने काम किया है, हिंदुओं के मान सम्मान के लिए जो काम किया है, वो उस काम को भुलाया नहीं जा सकता। तो एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि कल्याण सिंह के इस बलिदान को गिना रहे थे हिंदू हित के लिए, दूसरी तरफ वो ये भूल रहे थे कि पार्टी ने उसका सिलाकिया दिया है। अब आप गिना रहे थे कि दूसरे उनको तुलनात्मक रूप से उसको कराने के लिए आप गिना रहे थे कि वो दूसरे लोग थे। आप मुलायम सिंह का बिना नाम लिए हुए इंगित करते हुए कह रहे थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई दी थी, जिन्होंने जो है जिनकी वजह से कल्याण सिंह को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपनी सरकार के दौरान। तो ये सब गिना रहे थे, तो उनको एक रामद्रोही के रूप में आप जो है उनको सिद्ध कर रहे थे, जैसा कि हर मंच पे करते। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर कार सेवकों पर गोली चलाना महापाप है, अगर भगवान राम के प्रति आप इतनी आस्था और आप अपने इतने ज़्यादा समर्पित हैं, तो फिर आप अगर कल्याण सिंह मुलायम सिंह अगर रामद्रोही थे तो कायदे से आपको पद्म विभूषण से फिर आपने उनको अलंकृत किया। तो एक तरफ मुलायम सिंह भी महान थे और एक तरफ जो है कार सेवकों पर गोली चलाना भी गलत था, और वो भी ये तो कि कैसा पाखंड है, ये विरोधाभास है। एक चीज़ स्पष्ट करिए कि कहीं ना कहीं कोई धर्म किसी और धर्म का होता, इस्लाम के को मानने वाले जो लोग थे, कल्याण सिंह के समय पे बाबरी मस्जिद ही थी, तो जब कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह ने समझौता कर लिया तो उन्होंने मुलायम सिंह को भी नहीं बख्शा, और उन्होंने उस बार मुलायम सिंह को भी बहुत राजनीति में बुरी तरह से पिछड़ना पड़ा था चुनाव में। तो इसलिए फिर अगली बार मुलायम सिंह ने उनके साथ गठबंधन तोड़ा था कल्याण सिंह के प्रति। तो एक तरफ जो दूसरा पक्ष है उसकी तो अपने धर्म के मामलों में इतनी दृढ़ता है, और दूसरी तरफ ये है कि वो चूँकि मोदी जी को आशीर्वाद दे चुके थे कि वो आप फिर से प्रधानमंत्री बने, बार बार आशीर्वाद देते थे, तो उस आशीर्वाद के नाते आप इतने जो है मतलब इतने उस आशीर्वाद के में से इतने मुदित हो गए कि आपने राम के प्रति, भगवान राम के प्रति जिस आस्था का आप चिंगाड़े भर रहे, उस राम आस्था को मिला दिया। और योगी जी भी, मतलब उनको भी मैं क्या कहूँ, वो भी, उनके लिए भी राम भक्ति से ज़्यादा व्यक्तिगत एहसान मुलायम सिंह के ऊपर रहा, क्योंकि जब वो जो मुलायम सिंह की जब योगी जी की सुरक्षा दांव पर लग गई थी, उनकी जान पर बीतने की नौबत आ गई थी जब मुख्तार अंसारी गैंग के जरिए, तो मुलायम सिंह ने उनको जो है उनको काफ़ी कुछ उनकी सहायता की थी, उनकी मदद की थी, जिससे उनकी प्राण रक्षा हुई थी। तो उस प्राण रक्षा के लिए आप व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञता का प्रकट करते थे, लेकिन आपने तो एक पद्म विभूषण देके समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो वो अगर आप दोनों में फिर दोनों बातें आप कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या या तो कारसेवकों पे गोली चलवाना अगर महापाप था, अगर आप उनको कारसेवकों को राम भक्त करें, राम भक्तों पर गोली चलाने की कोई क्षमा नहीं हो सकती अगर, तो फिर आपको
ये नहीं करना चाहिए था। व्यक्तिगत प्रदर्शन तक तो सीमित था, लेकिन उनको समाज के लिए आपने तो रोल मॉडल बना दिया उन्होंने। तो एक तो बात ये हुई कि अब इस प्रश्नों का जवाब भी जब भी कोई मौका आता है तो ऐसे प्रश्न उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं योगी जी के व्यक्तित्व को, और शायद उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। दूसरा क्या है कि दूसरा उन्होंने जो है बिना उसकी गहराई में जाए हुए संकेतों के माध्यम से ये कहने की कोशिश की कि उन्होंने हमेशा जातियों को जोड़ने का काम किया। हिंदू की एकता वो कैसी एकता, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित, जो वर्ण व्यवस्था मानवतीय मूल्यों के सिद्धांत पर आधारित है, उसे अगर आप हिंदू धर्म का पर्याय बनाकर प्रस्तुत करते हो। और उस मामले में योगी जी ने साबित की कि जातिवाद से परे रह के और उस हिंदू धर्म की जो है उन्होंने मतलब उसकी रक्षा के लिए उसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहे और उसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि चाहे सही बात है कि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में चाहे कल्याण सिंह हो और चाहे उमा भारती, दोनों ही जो है उन्होंने उनका योगदान, विनय कटियार का भी उसमें शामिल किया जा सकता है। इनका योगदान अगर एक आपके पक्ष से सोचा जाए तो उनके ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन उनको सिला क्या मिला जब उसकी वास्तविकता की वो गहराई में गए कि जो उसका एक धर्म के सिद्धांत के रूप में जो वर्ण व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण, तो उन्होंने महसूस किया कि कितना खतरनाक है। सक्षम होकर भी जो है वो आपका जो है आपका इतना योगदान करने के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, आप केवल इसलिए क्योंकि आप उस वर्ण में पैदा नहीं हुए जो सवर्ण कहे जाते हैं, आपके उसका कोई मूल्य नहीं है। और आपको जो है आपको एक उसके बाद ये समझा गया कि नहीं, कल्याण सिंह को अपने मुख्यमंत्री के रूप में जो हम ढो रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी गलती। शूद्र इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच सकता है। हालांकि आज इसमें बहुत बदलाव आया है, आज थोड़ा सा उदारवादी माहौल हुआ, लेकिन कल्याण सिंह जी को तो ये भुगतना पड़ा था। और क्योंकि उनके खिलाफ तो लगातार इसी आधार पे बैठकें होती थी। जो आज राम मंदिर बना, इतने वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ी। यदि कल्याण सिंह जी को पूरे 5 वर्ष का मौका मिला होता तो ये आपको इतनी प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। अयोध्या में राम मंदिर पहले ही बनवा दिए होते कल्याण सिंह, लेकिन वो सोचते थे कि पहले सरकार को चला के मजबूत कर लें। केंद्र हमारे अनुकूल नहीं है और हम केंद्र में भी अनुकूल परिस्थितियों का अपने लिए निर्माण कर लें। एक ऐसा एक बेहतर सरकार चला के गुड गवर्नेंस से हम पूरे देश में पार्टी की इतनी अच्छी छवि बना लें। तो किन लोगों ने उनको नहीं जीने दिया। बक्सी के तालाब में जब पहली बार बैठक हुई तो ये कहा गया कि नहीं, पहले अमुक जाति के इतने विधायक होते थे, आप इनकी कितनी संख्या रह गए। तो निशाने पर कौन था? कल्याण सिंह क्यों पूरे 5 वर्ष काम नहीं कर पाए? क्यों उतावलापन दिखाया गया कि बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में, जो आप 4 साल बाद उसको गिरा लेते, विवादित ढांचे को 4.5 साल बाद गिरा लेते, उसके बाद में कल्याण सिंह तो बहुत बड़ी मेजोरिटी से वापस आते। लेकिन आपने 3 राज्यों में, जो अन्य राज्यों में भी सरकार बनी थी, वहाँ भी खो दी और राष्ट्रपति शासन लगाने का अवसर दे दिया आपने केंद्र को। और उसके बाद में जो है वो फिर मौका मिल गया आपके प्रतिद्वंदी दलों को, और उन्होंने जो है वो उन्होंने उसके बाद में आपको जो तमाम सारे इस ढंग से कि समीकरण बढ़ाए, इस ढंग से आँचे पाँचे फिट किए कि आप उसके बाद में उन्होंने आपको राजनीति में पिछड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद में भी कल्याण सिंह को जब इसकी अनुभूति हुई कि मुझे केवल इसलिए क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग में हूँ, इसलिए मुझे हजम करना हिंदू हितों के लिए इतना कार्य करने के बाद मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने पहचाना कि नहीं, इसमें जब तक ये वर्ण व्यवस्था का पोषण नहीं हटेगा हिंदू धर्म में, तब तक जो धर्म का जो तात्विक उद्देश्य है तब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो फिर वो इसीलिए उनको विद्रोह करना पड़ा। उन्होंने एक अलग रास्ता चुनना पड़ा, अलग पार्टी बनाई और मुलायम सिंह के साथ में समझौता किया। ये दूसरी बात है कि वो इसके बावजूद भी कि वो सफल नहीं हो पाए उस प्रयास में, अलग रास्ता बनाने के प्रयास में, और मुलायम सिंह भी उनका साथ वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाए। तो ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये था कि ये उनको छोड़ना पड़ा। आज उमा भारती भी कई बार बीच में जाति व्यवस्था को और इस वर्ण व्यवस्था को कोसती हुई पार्टी से अलग हुई हैं, और आज उनकी भी नियति क्यों हुई, उनकी और कल्याण सिंह की, अन्य पिछड़े नेता
मान लीजिए आप गिना सकते हैं कि अमुक अमुक तो पिछले नेता हैं हमारी पार्टी में आगे बढ़ रहे, लेकिन वो शिखर को नहीं छू पाए जो कल्याण सिंह ने, और जो है उन्होंने जो उमा भारती ने छुआ था, वो उनका उनकी एक निजी पहचान भी बन गई थी, उनके व्यक्ति उनकी एक तरह से उनका एक जो है एक निजी अस्तित्व भी राजनीति के अंदर एक स्थापित हो गया था। जो दूसरे पिछड़े वर्ग के नेता आपके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की कौन है जो कृपा पात्र, लेकिन फिर भी कल्याण सिंह बाद में वो समझ गए कि ये एक अलग पार्टी चलाना बहुत आसान काम नहीं, क्योंकि वो ईमानदार राजनेता थे। तो वो दूसरी पार्टी की जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने अपनी दम पे पार्टियां बनाई, वो ढंग से गलत सलत करके फंड भी नहीं जुटा सकते थे, तो इसलिए उनको वापस आना पड़ा। वो दूसरी पार्टियों की तरह अपराधी और दूसरी पार्टी के शामिल करके चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले गंदे तत्वों को लाते, और फिर पूंजीपतियों को पता चला कि बुलंदशहर में ज़मीन आवंटित कर देते थे, नोएडा में आवंटित कर देते गैस आधारित प्लांट के लिए, वाले वो प्लांट लगता या ना लगता, और उसके बदले में उन उद्योगपतियों से बड़ी रकम मिल जाती। ये सब उनके मिजाज में नहीं था कल्याण सिंह के में राजनीति के लिए गिरना, तो इसलिए वो स्वतंत्र पार्टी नहीं चला सके, वरना वो चला सकते थे। लोग ये कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने की वजह से वो बर्बाद हो गए, कोई पनप नहीं हो पाया, वो बर्बाद इसलिए नहीं पाए, बर्बाद वो उनके जो सोच में ईमानदारी थी उसकी वजह से वो स्वतंत्र पार्टी बनाने में स्वतंत्र पार्टी चलाने में वो सक्षम नहीं बन पाए, लेकिन फिर वापस चले गए। और फिर उनके साथ में फिर भी क्या उनके साथ में न्याय हुआ? उनके साथ में न्याय नहीं हो पाया, क्योंकि वो तब तक वो एक उस सोच पे पहुंच चुके थे, तब तक उन्होंने एक राजनीतिक परिपक्वता इतनी आ गई थी कि वो ये सोचते थे कि एक नए हिंदुत्व के लिए वो एक नए ढंग के समायोजन को देखने लगे थे, जिसमें व्यवस्थागत विचार न हो, और उसमें वास्तव में सक्षमता का आदर किया जाए, और जो एक समावेशी व्यवस्था का निर्माण हो, जो लोग पीछे छूट गए उनको विशेष अवसर देके आगे लाया जाए, और इस पे जो एक अंतर्निहित क्षमताएं ईश्वर ने हर जाति और हर धर्म के व्यक्ति के अंदर दे सकी हैं, तो वो एक ऐसा माहौल बने कि वो उनके अंदर भी जो वंचित जातियां हैं, उनके अंदर भी वो उनके अंदर के जो विलक्षण प्रतिभावान लोग हैं, उनकी भी क्षमताएं पूरी तरह से विकसित होने का अवसर प्राप्त कर सकें, और देश और समाज को चलाने के लिए उनका भी योगदान मिल सके। और क्योंकि इसी से राष्ट्रीयता मजबूत होगी, इसी से देश मजबूत होगा, इसी से समाज मजबूत होगा जब ये काम किएगा। जब आप एक को उसकी प्रतिभा को, उसकी क्षमताओं को आप जो है भ्रूण अवस्था से ही मुरझाने का काम शुरू कर देंगे, ऐसी व्यवस्था आप कायम करेंगे, तो फिर तो वो एक बड़े हिस्से का देश की बड़ी आबादी की जो क्षमताओं का है उसका कोई जो है उसका कोई लाभ कभी किसी उस देश और समाज को नहीं मिल पाएगा, जैसा कि भारतीय समाज को नहीं मिल पाया, और उसकी वजह से भारतीय समाज ने बड़े दुर्दिन देखे। अब अगर वो नहीं देखने हैं तो इस पोर्शन को तो आप अलग करना पड़ेगा। ये धर्म का तत्व नहीं है, पूरा हिंदू धर्म का जो गहराई के साथ दार्शनिक जो उसके हिंदू धर्म के दर्शन का जो अध्ययन करेंगे वो पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था उसका कहीं से मूल नहीं है, और वो उसको जो है उससे छुटकारा पाए जाते हैं। अब आप उसी की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों के उसको कैसे मिटाया जाए, समावेशी व्यवस्था के निर्माण के लिए जो आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही, तो आप उनको ये ठहराना चाहते कि कल्याण सिंह इस राजनीति के समर्थक नहीं थे। अब आप जब कल्याण सिंह ने भोग लिया, तो कल्याण सिंह तो भुक्तभोगी थे, योगी जी तो भुक्तभोगी हो नहीं सकते हैं, उन्हें उमा भारती भुक्तभोगी हो सकती, मैं तो भुक्तभोगी हो नहीं सकता उस गलत सामाजिक व्यवस्था की। मैंने तो उतना भोगा नहीं, मैंने तो उनके दर्द को सुना, अपना अनुभूत नहीं है मैंने तो जो स्थितियां सामने आई, जो तथ्य देखे, उसके आधार पर ही। तो कल्याण सिंह तो जब भुक्तभोगी बने तो आखिरी में उनके विचार क्या हो गए थे? जिनको आप कह रहे हैं कि ये जाति की राजनीति है और ये देश को और हिंदू समाज को बांटने की राजनीति है, वो तो हिंदू समाज को और मजबूत करने की राजनीति है। कल्याण सिंह ने भी उसकी तस्दीक की, उसको तस्लीम किया था, क्योंकि कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल बनने के बाद में
और वो जो बीपी सिंह की निर्माण तिथि पे जो लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ था और आप ही के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में आयोजित हुआ था, और उस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और उन्होंने बीपी सिंह का जो को मसीहा के रूप में संबोधित किया था, जिनको आप और आपकी जो है आपके नेता मोदी जी की हिम्मत नहीं की, जिनका नाम भी जुबान पर लाते, उनको उन्होंने मसीहा के रूप में किया था। और उसके बाद में उन्होंने जो आपके कार्यकाल में जो हो रहा था नियुक्तियों के मामले में, जिस ढंग से आप के मन में भी वही वो गंदगी बसी हुई थी कि इनमें क्षमता नहीं होती, आप उनकी क्षमताओं पे, दलितों पिछड़ों पे भरोसा न कर पाने की वजह से उनको महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ नहीं दे पा रहे थे। तो उसकी जो खबरें पहुंची थी उसी को ध्यान में रख के उन्होंने बीपी सिंह के निर्वाण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा था कि पिछड़ों को अगर एक तरह उनके कहने की जो भावना थी, मैं मूल शब्द तो कुछ दूसरे ढंग के थे, कहने की भावना ये थी, अगर आईएएस बन के भी अगर वो उनको डीएम नहीं बनाया जा रहा है, अगर दरोगा बन के भी उनको थानेदार नहीं बनाया जा रहा है, तो उनको ये महत्वपूर्ण पद हासिल करने के लिए गिड़गड़ाने की ज़रूरत नहीं, उनको छीन कर लेना होगा ये पद, तब उनके साथ में न्याय हो पाएगा। यानी उन्होंने ये सारा कर दिया था कि सामाजिक न्याय की योगी जी सामाजिक न्याय का काम नहीं कर पा रहे। आज उनको जब झटका लगा शिक्षक भर्ती में, तो उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा अलापा है, लेकिन अभी वो सामाजिक न्याय के महत्व से परिचित नहीं हो पाए, क्योंकि अभी जो उनका मानसिक जो परिवेश है, वो मानसिक परिवेश वन व्यवस्था की भक्ति से ओतप्रोत है। अभी उनको झटकों की कोई ज़रूरत है, तो इसी तरीके से उनका कल्याण सिंह की तरह से उनकी एक उत्थान की प्रक्रिया, चेतना के उत्थान की प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर चलती रहती। कल्याण सिंह की चेतना का उत्थान हुआ, तब उन्होंने वीपी सिंह को मसीहा कहने की ज़रूरत की भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। हो सकता है कि आगे चल के योगी जी को भी ये अनुभूति हो वन व्यवस्था की वजह से कि कितना हिंदू समाज के लिए घातक है, कितना नुकसानदेह, तो उनके विचार बदले जाए, लेकिन फिलहाल विचार बदल जाए। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने शिक्षक भर्ती में अगर उनकी सहमति से अगर ये आरक्षण में अपना न हुआ होता, तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिन्होंने ये करतूत थी उनको उन्होंने दंडित करने का काम किया होता, लेकिन उनको तो कहने का काम वो इसलिए नहीं कर पाए कि जब उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं की सहमति पर हुआ है, तो ये आखिर क्यों हुआ? क्यों आप ये समझते कि आबादी के मतलब यानी वो जो है कुछ जो चंद हिंदू समाज की जो चंद एक छोटा वर्ग है जिन जातियों का, वो उन वर्गों के 50 से 60% हिस्से पर उन्हीं का कब्जा रहे। अरे जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो अब वो अपनी अनुपात जो उनका कुल जनसंख्या में, हिंदू समाज की कुल जनसंख्या में जो अनुपात है, उसमें तो अभी भी वो जो जनजात को विशेषाधिकार प्राप्त जातियाँ, वो तो अभी भी पीछे नहीं हुई, उस अपने से तो वो ज़्यादा ही की ज़्यादा है। तो फिर आप ईमानदारी से आरक्षण व्यवस्था लागू करने में क्या हर्ज है? और ये क्या हर्ज है कि उनमें से भी प्रतिभाएं निकल के आएँ, उनमें से भी जो है क्षमतावान लोग निकल के आए, इसको करने में क्या हर्ज है? आप अभी शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, अभी थानेदार की नियुक्तियों का पड़ताल कीजिए, जो थाने और इंस्पेक्टर सौंपने में आप क्या व्यवस्था बनाई हुई कि 50% से ज़्यादा जो है उन वर्गों के आपने बांध दी, पिछड़ों के लिए आपने बांध रखा 27% से ज़्यादा नहीं होंगे हैं, अनुसूचित जातियों के लिए आपने बांध रखा है कि 21% से ज़्यादा आपने क्यों बांध रखा? ये न्यूनतम इतनी होनी चाहिए। आप समावेशी व्यवस्था को तो बना के देखिए, समावेशी व्यवस्था सबके लिए सुखद होगी और कोई ना कोई तो वंचित होगा ही। अगर पता चला कि सवर्णों के लिए कम पद रह जाएंगे, तब भी वो अपनी आबादी से तो ज़्यादा होंगे ही, तो अभी भी तो वंचित रह रहे हैं। मान लीजिए अब आप 100 में से 100% वो कर दें सवर्णों के लिए आरक्षण, तो क्या सारे सवर्ण समायोजित हो जाएंगे? तब भी तो अधिकांश सवर्ण, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अधिकांश सवर्ण तो बाहर ही रहेंगे। वो तो उनकी नियति तो उनकी उसी स्थितियों में जीने की रहेगी जहाँ पे मतलब वो जो है पता चला कि कठिन जीवन संघर्ष का सामना कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी तादाद और बढ़ जाएगी। लेकिन एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण के लिए तो एक बहुत ज़रूरी है, और एक उसका भी तकाजा है, कोई भी आप तार्किकता का भी तकाजा यही है कि आपको अपनी आबादी से ज़्यादा मिल रहा है, ये बहुत है। अब आपको 50% और 50% से ज़्यादा मिले तभी मतलब यानी ये माना जाएगा कि हिंदू समाज की रक्षा हुई, तो ये नहीं होगा। तो इस राजनीति को जो उन्होंने
फिर एक धकाने की कोशिश की और कल्याण सिंह के मत्थे मारने की कोशिश की। तो ये तो निहायत ही मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कल्याण सिंह को वो पिछड़ों का फिर विश्वास जीतने के लिए राजनीतिक तौर पे कैश कराना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कल्याण सिंह के इस रूप को उनका एक पक्षी उनका शुरुआती चित्रण किया है। लेकिन जो कल्याण सिंह आखिर तक जीवन के आखिरी मुकाम पर पहुंचने पर, जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने तक फिर उनके सामाजिक मामलों में क्या विचार हो गए थे, इससे भी आपको परिचित होना चाहिए। अगर आप इससे परिचित होंगे तो फिर आप एक समावेशी व्यवस्था के निर्माण के महत्व से परिचित होंगे, जिसके लिए आरक्षण जैसी प्रक्रियाएं तात्कालिक तौर पर अपनाई जाएंगी। वो तात्कालिक आरक्षण की व्यवस्था, ये मैं भी कह रहा हूँ कि कोई ये स्थायी व्यवस्था नहीं है और ना होनी चाहिए। इसको भी जब वो अपना एक पूरा कर लेते हैं, अपनी आबादी के अनुपात में लगभग उतने पदों पर आप पहुंच जाते हैं वंचित जातियों के लोग, उसके बाद में फिर कोई एक खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। फिर अगर समाज अगर 70% आ जाती तो उनको होने दीजिए, लेकिन उनका वो अभी तो फिलहाल जो है उनकी जो आबादी के मुताबिक वो उस अनुपात को पूरा करने की ज़रूरत है। तो कल्याण सिंह का आप इस रूप में देखते हैं, और जो है जो लोग कल्याण सिंह को निष्पक्षता के साथ उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, वो ये देखते हैं कि अंततोगत्वा वंचित जातियों के हिंदू नेता की एक शिखर पर पहुंचने के बाद में उसकी अंतिम परिणति क्या है। उसकी अंतिम परिणति वही सामाजिक न्याय का राजनीतिक सिद्धांत है, जिसमें आरक्षण शामिल है, जिसमें अगर कल्याण सिंह जीवित होते उनके सामने ये जातिगत जनगणना का मुद्दा सामने नहीं आ पाया तो वो इसका समर्थन कर रहे होते, और वो जो है प्रमुख पदों पर वाजिब संख्या में वंचित जातियों के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने की सोच रहे होते, ये वो काम कर रहे होते। तो आप घालमेल करने का काम मत कीजिए। निश्चित रूप से कल्याण सिंह जो है वो उनका प्रशासन बहुत ही बेदाग प्रशासन था और वो अनुकरणीय है, और उन्होंने जो है जो उनकी मैं एक मामले में मैं केवल कहूँगा कि उनकी और योगी जी की तुलना हो सकती है कि वो भी जो है वो भी जो उनके जिस सिद्धांत पर वो विश्वास करते थे उस पर ईमानदारी के साथ विश्वास करते थे। सार्वजनिक मंच पर आके कुछ कहें वोटों के लिए और ये आके कुछ कहें, ये उन्होंने नहीं किया था। तो वो आप उसको गलत कहें, सांप्रदायिक कहें, हिंदुत्व की राजनीति को, लेकिन वो विश्वास करते थे। तो कल्याण सिंह ने उस विश्वास के लिए कभी झुकना गवारा नहीं किया, और ये योगी जी इस मामले में मोदी जी से बेहतर है। मोदी जी तो कई बार उनके ये कपट नहीं झलकता, इस मामले में वो पूरी निष्कपटता के साथ में, और वो जो उनका विश्वास है, हो सकता है उनका विश्वास हमें गलत लग रहा हो लेकिन दूसरों को सही लग रहा है, पर उन्हें सही लग रहा है। तो अगर अपनी अंतरात्मा से जो विश्वास सही लग रहा है, उस विश्वास पर अगर आप चलते कायम करते हो और उस विश्वास की दुहाई देते हो, उस विश्वास में कभी कोई राजनीतिक स्थिति बन जाए, कोई भी मंच हो, आप उस विश्वास को तोड़ मरोड़ के उस अवसरवादी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो मुझे ऐसे नेता बहुत पसंद हैं। इस मामले में कल्याण सिंह का और योगी जी का सामने, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस पक्ष के लिए कि कल्याण सिंह के उन्होंने ये पक्ष को ग्रहण किया है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, तो इसके लिए तो वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ में कल्याण सिंह ने जो आखिरी तक जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने पर जो महसूस किया था कि सामाजिक न्याय के हनन से, सामाजिक न्याय की भावना की हनन का उद्देश्य धर्म में जोड़कर जो धर्म के साथ जो अनर्थ किया गया उससे समाज का कितना नुकसान हुआ, इससे भी आप अगर सहमत होंगे तो आपको उनके जो जैसी पूर्णता उनको प्राप्त हुई थी वैसी पूर्णता आपको भी प्राप्त होगी। आपके योगी जी के लिए शुभकामनाओं के साथ कि उन्हें भी वो भी इस पूर्णता की ओर अग्रसर हों। और आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह अपने नए दर्शकों से हमें वही गुजारिश करनी है, निवेदन करना है कि उन्हें अगर आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही खुद तो ये करें, अपने मित्रों और परिजनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
प्रेरित करें कि वो भी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसमें बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह के हमारे हर वीडियो को देखने का के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें, भले ही वो हमारे आप जो हमसे असहमत हो तो असहमति की राय भी लिखें, और अगर आप सहमत हैं तो वो तो खैर बहुत ठीक है, लेकिन असहमति की राय का भी हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उससे भी हमें कोई वो नहीं है, एलर्जी नहीं है, उससे कोई हमें उससे भी कोई नकार नहीं है हमारे अंदर। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।